हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो फिर से आपका स्वागत है चिल्ड्रन चॉइस एकेडमी में। तो ये मास्टरिंग एनसीईआरटी का ये लास्ट चैप्टर आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इससे पहले हमने आपका A to Z चैप्टर कवर कर लिया है। सब चैप्टर का मतलब जितने भी चैप्टर हमने करवाए हैं उसमें आपको लगभग 50 से 60 क्वेश्चन हर चैप्टर में आपका कवर किया गया है। और आप डे नंबर 28 में पहुंच चुके हो। और इसमें हम करते क्या है, रिवीजन करते हैं किसके थ्रू, क्वेश्चन के थ्रू। वो कौन सा क्वेश्चन जो आपका AMU एंड JMI में आता हो, जिस टाइप का क्वेश्चन आता हो, ठीक है, उसकी तैयारी कर रहे हैं यहाँ पे। और ये आपका फिजिक्स का पोर्शन है, लास्ट पोर्शन है। इसमें देखो करने इस चैप्टर को मैं आपको 2 लेक्चर में करवाऊंगा। आज मैं आपको 25 क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। और उसके बाद कल मैं 30 क्वेश्चन करवाऊंगा। मतलब टोटल आपको इस चैप्टर से मैं 55 क्वेश्चन करवाऊंगा। आई होप कि आपको ये सीरीज़ मज़ा आया होगा पढ़ने में। तो इससे पे अगर इसके बाद मैं सोच रहा हूँ कि आपका जो एक चैप्टर बचा हुआ सेल, जो कि एनसीईआरटी से हटा दिया गया है, बट इससे क्वेश्चन आते हैं। तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं आपका उसका भी वन शॉट डाल दूँ, कम से कम उसमें 40 से 50 क्वेश्चन उसका भी मैं कवर करूँ एक लेक्चर में। तो फिर वो भी आ जाएगा बहुत जल्द। तो फिलहाल के लिए ये अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी आपका चैप्टर पूरा होता है कंप्लीट। इसमें एक लेक्चर की और ज़रूरत है, ठीक है। तो आई होप आपको मज़ा आता होगा भाई। देखो इसमें करना क्या है कि मैं जब भी क्वेश्चन लाता हूँ सब पॉज कीजिए। पॉज करने के बाद आप उसे खुद से ट्राई कीजिए, फिर आप सॉल्यूशन देखिए। इससे क्या होता है ना, आपका रिवीजन भी होता है, आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है, आपको पता भी चलता है कि आप कहाँ पे मतलब कि हो, आपका तैयारी कैसी चल रही है, ठीक है। तो चलिए फिर आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। देखिए आपको करना क्या है, मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, एक बार और बता दूँ। तो सबसे पहले आप एनसीईआरटी पढ़ो अच्छे से। ज़्यादा नहीं पढ़ना है, रेफरेंस बुक ज़्यादा नहीं लीजिए, बस एनसीईआरटी पढ़िए। उसके बाद मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए। मेरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको यहाँ पे मैं कितने क्वेश्चन, लगभग आपको पता ही है 50 से 60 क्वेश्चन में अप्रोक्स करवा ही देता हूँ। तो उसके बाद आपको क्या करना होता है, PYQ सॉल्व करना होता है। अब PYQ सॉल्व करना, अगर आपका PYQ पूरा A to Z, एक दो छोड़ के एक दो गलत हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। आपको कम से कम इसमें से अगर 95% आपका सॉल्व हो रहा है, ठीक है, खुद से, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल पे हो चुकी है। आपको ज़्यादा टेंशन या स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको कंटिन्यू करें। तो अगर जिसका PYQ नहीं बन रहा है तो उसको क्या करना है, फिर से आपको एनसीईआरटी पे आ जाना है। इस साइकिल को फिर फॉलो करना है, एनसीईआरटी पे आना है। एनसीईआरटी फिर से अच्छे से रीड करें और एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चन करें। और क्वेश्चन कहाँ से करें, मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए। मैं हर चैप्टर को 2 लेक्चर में, अप्रॉक्स 2 से 3 लेक्चर में कंप्लीट किया हूँ, ठीक है। और मैं सब में 50 से 60, ये बोलने के लिए 50-60 है, लेकिन आप जब मेरा लेक्चर अटेंड करते हो आपको पता चलता होगा कि अप्रोक्सीमेट मैं 100 क्वेश्चन आपको 100 प्लस ही करवा देता हूँ दोनों लेक्चर से मिला के। तो इतने अगर क्वेश्चन आप कर ले तो एक चैप्टर के तो मोर देन इनफ होती है। इससे ज़्यादा की ज़रूरत भी नहीं है और करना भी नहीं है। और आप एक्स्ट्रा टाइम अपने मैथ्स में दें और सब सब्जेक्ट में दें, ठीक है। तो इसके लिए डेली आप इतना ही निकालो। चलिए फिर आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हम बचपन से जानते हैं कि गुड कंडक्टर क्या होता है, बैड कंडक्टर क्या होता है। बताओ गुड कंडक्टर क्या होता है, जो कंडक्ट करे इलेक्ट्रिसिटी को, है ना, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए ना, जो कंडक्ट करे, जो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी को जो कंडक्ट करता हो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टर वो गुड कंडक्टर, जो ना करे वो बैड कंडक्टर। इसमें बताओ क्या रबर से कभी इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है? नहीं, इससे नहीं होगा। वुड से होगा, कॉपर से होगा, क्या कॉपर से हो सकता है, प्लास्टिक से नहीं होगा। तो आपका जो इसमें से आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। ये सारे के सारे कैसे हैं, इंसुलेटर है या बैड कंडक्टर बोल सकते हो। ये आपका जो रबर हो गया, वुड हो गया, आपका कैसा है, इंसुलेटर हो गया, ठीक है। तो प्लास्टिक आपका क्या है, इंसुलेटर। लेकिन आपका कॉपर क्या है, कॉपर इज अ कंडक्टर। कंडक्टर बोल दे या गुड कंडक्टर बोल दे, बात बराबर होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज एन इंसुलेटर। आप सिंपल सा पहला कंडक्टर पूछा इसमें इंसुलेटर क्या है। इंसुलेटर किसको कहते हैं, जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता हो। जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने कंडक्ट ना करे वो इंसुलेटर, जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो होता कंडक्टर। तो बताओ क्या सिल्वर से आपका इलेक्ट्रिसिटी पास होता है क्या, बिल्कुल होता है। तो मतलब कि ये तो आपका हो जाएगा कंडक्टर। आयरन से, लोहा से होता है, हाँ ये भी होता है। मरकरी से भी होता है। तो इसका जो इंसुलेटर का जो एग्जांपल है इसमें कौन सा है, डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर जो होता है इससे आपका इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। तो ये सारे किसके एग्जांपल हो गए, ये आपके कंडक्टर के एग्जांपल हो गए, है ना, कंडक्टर। मरकरी भी किसका एग्जांपल हो गया, आपका कंडक्टर। तो ये पता होना चाहिए इसमें से कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। प्योर वाटर क्या कह रहा है, प्योर वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। हमने यहाँ पे देखा है जो डिस्टिल वाटर है ये होता है इंसुलेटर होता है। ये इंसुलेटर क्यों होता है, उसी का दूसरा क्वेश्चन है इस पर कि क्यों, वाई, ऐसा क्यों हो रहा है। इट हैज़ इम्प्योरिटीज़,
क्यों उसके पास इम्प्योरिटीज है इस वजह से, या इट हैज़ फ्री आयन इस वजह से? नहीं, देखो इसका जो ऑप्शन होता है ना, इट डज नॉट हैव फ्री आयन, उसके पास कोई भी फ्री आयन नहीं होता है, नहीं हो। क्यों? आयन देखो, करंट पास होने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी पास होने के लिए आयन की ज़रूरत होती है। अगर आप किसी वाटर से आयन से ही हटा दो तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करेगा? तो इसका सिंपल सा आंसर है कि इट डज़ नॉट हैव फ्री आयन, उसके पास फ्री आयन नहीं होता है, इस वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं करता है, ठीक है, कंडक्ट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच लिक्विड इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब इसमें से लिक्विड का स्पेशल नाम दिया, बताओ कौन सा लिक्विड है जो कि क्या है, गुड कंडक्टर है किसका, इलेक्ट्रिसिटी का है। बताओ तो कौन सा लिक्विड है। डिस्टिल वाटर हमने देखा ये नहीं है, केरोसिन, अल्कोहल, ये तीनों जो है लिक्विड है ना, ये आपका बैड कंडक्टर है, ठीक है, ये क्या है, बैड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। आपको ये पता होना चाहिए बैड कंडक्टर है, गुड कंडक्टर है। और आपको जो लेमन जूस है ये आपका है गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, ठीक। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। बहुत ही देखो लॉजिकल क्वेश्चन है, नंबरिंग क्वेश्चन, इससे बहुत ज़्यादा नंबर आ सकते हैं आपके, अगर अच्छे से पढ़ लो एक बार तो मोर देन इनफ है। कुछ कॉन्सेप्ट है, मैं आगे बताऊंगा वो कॉन्सेप्ट क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? एडिंग कॉमन साल्ट, अगर आप कॉमन साल्ट ऐड करते हो डिस्टिल वाटर में, मेक इट गुड कंडक्टर बिकॉज। अब सिंपल एक हमने अभी देखा कि आपका डिस्टिल वाटर है, तो डिस्टिल वाटर में क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होता। यहाँ पर डिस्टिल वाटर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा, लेकिन इसी में अगर मैं क्या कर दूँ, ये आपका ऑलरेडी डिस्टिल वाटर है, इसमें मैंने कुछ साल्ट वगैरह इसमें ऐड कर दिया ना, पूछ रहा है कि कॉमन साल्ट मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये बताओ कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट क्यों करने लगता है। देखो इसमें क्या था कि जब आपका डिस्टिल वाटर था जिसमें साल्ट वगैरह ऐड कुछ नहीं था, तो इसके अंदर आयन वगैरह नहीं थे, है ना, आयन फ्री थे, इसके अंदर क्या थे, आयन्स नहीं थे, इसमें आयन्स नहीं थे। लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ, इसमें जब नमक वगैरह ऐड किया तो इसके अंदर क्या आ गए, आयन्स आ गए। हाँ मैंने आपको बताया अभी कि जब आयन्स होते हैं तो आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, नहीं होता है तो नहीं करता है। तो इसको इसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आंसर खोजें, कौन सा हो जाएगा बताइए, 5 का। इट इंक्रीज रेजिस्टेंस, क्या रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है इस वजह से कंडक्टिविटी में कन्वर्ट होता है, नहीं। इट प्रोड्यूस फ्री, नहीं, खुद से प्रोड्यूस तो नहीं करता है, ठीक है। इट रिलीज आयन, हाँ, जब यहाँ पे आप NaCl आप साल्ट मतलब क्या होता है NaCl, तो इसको जब ब्रेक करोगे तो Na+Cl-, तो देखो ये जब प्लस माइनस में कोई भी चीज़ ब्रेक होता है ना, ये आयन, ये देखो ये प्लस ये माइनस, ये आयन कहलाता है। जब भी डिस्टिल वाटर में आयन से अगर आ जाए, किसी भी वाटर में आयन आ जाए तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, इसलिए ये रिलीज क्या करने लगता है, आयन रिलीज करने लगता है, इस वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने लगता है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा C। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। सिंपल सा देखो, अगर आयन्स हो, आयन्स देखो मैं आप लिख देता हूँ एक बार, अगर आयन्स हो, चलो आयन अगर आपका प्रेजेंट होगा या एब्सेंट होगा, प्रेजेंट होगा तो वो क्या करेगा, ये कंडक्टर बन, मतलब गुड कंडक्टर या कंडक्टर लिख दूँ मैं, कंडक्टर की तरह रोल करेगा। अगर आयन्स एब्सेंट होगा तो कैसा शो होगा, इंसुलेटर बन जाएगा। और इंसुलेटर किसको बोलते हैं, जो कि आपका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करे तो वो इंसुलेटर है, और जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे वो आपका कंडक्टर है। तो ये कॉन्सेप्ट को पता होना चाहिए, आयन से अगर प्रेजेंट है तो कंडक्टर, आयन से अगर एब्सेंट है तो इंसुलेटर, ठीक है। आई होप कि मज़ा आ गया आपको समझिए कॉन्सेप्ट में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। अब आते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट पे कुछ क्वेश्चन करते हैं इस पर। तो इलेक्ट्रोलाइसिस एंड इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है ये भी, द प्रोसेस ऑफ केमिकल डिपोजिशन पूछा है। प्रोसेस ऑफ केमिकल डिपोजिशन ऑफ अ सब्सटेंस बाय द पासिंग इलेक्ट्रिक करेंट इज कॉल्ड। सिंपल से ये डेफिनेशन है, NCERT का डेफिनेशन है। बताओ उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं। आपके NCERT में एक एग्जांपल दिया हुआ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ, क्या दिया हुआ बताओ, वाटर, है ना। एक देखो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से समझाता हूँ, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर या H2O लिख दूँ मैं। तो ये NCERT कहता है कि जब इसका वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं तो ये क्या होता है, इसमें देखो वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं ये ब्रेक हो जाता है इनटू, देखो स्प्लिट होता है, किस में स्प्लिट होता है बताओ, ये बताओ NCERT आपने पढ़ा ना, तो बताओ क्या है, पहला ही किस में ब्रेक होता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये दो चीज़ में ब्रेक होता है, एक हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक हो जाता है,
और इसमें एक चीज़ और बताता है आपका कि जो आपका पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज की तरफ जाने लगता है, जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाने लगता है। चलो एक कॉन्सेप्ट यहाँ से और याद कर लो आप, जो एनोड होता है, बताओ एनोड आपका क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है या नेगेटिव चार्ज होता है, पहले ये बताएं मुझे। तो एनोड होता है आपका पॉजिटिव चार्ज, है ना, पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड, ये आपको याद होना चाहिए। आपका कैथोड होता है, कैथोड कैसा चार्ज होता है, बताओ बताओ। अगर आपका एनोड अगर नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज है तो कैथोड आपका कैसा है, नेगेटिव चार्ज। तो ये कहता है कि इलेक्ट्रोलाइसिस जब वाटर का हम करते हैं तो ये किस में ब्रेक हो जाता है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में ब्रेक होता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद एनोड जो होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, कैथोड जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। और एनोड किसको अट्रैक्ट करेगा, ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। एनोड जो है वो अट्रैक्ट किसको करेगा, बताओ, अट्रैक्ट करेगा नेगेटिव चार्ज को। और आपका जो कैथोड है ये किसको अट्रैक्ट करेगा, ये आपको अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव चार्ज को। तो आपको ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा बस पता होना चाहिए, अदरवाइज आपने इसे डिटेल में ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। द सॉल्यूशन डेट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड, सिंपल सा पूछा है, ऐसा सॉल्यूशन बताओ जो कि कंडक्ट करता हो इलेक्ट्रिसिटी को। वह कौन सा सॉल्यूशन होता है, वो कौन सा सॉल्यूशन होता है बताओ। क्या वो इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर तो करता ही नहीं है। सॉल्यूशन पूछा आपको, कौन सा सॉल्यूशन है उसका नाम बताना है। क्या वो सेमीकंडक्टर होता है, नहीं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं, वो होता है इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे हमने अभी देखा ना, एनोड कैथोड इलेक्ट्रोलाइसिस, ये सारे प्रोसेस के अंदर आ जाते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइट मतलब आयंस वगैरह अगर हो तो वो आपका क्या करेगा, ऐसा सॉल्यूशन, सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर आपके क्या प्रेजेंट हो, आयंस प्रेजेंट हो। इलेक्ट्रोलाइट बोले तो आपका क्या क्या होता है, कैथोड एंड एनोड। कैथोड बोले तो पॉजिटिव चार्ज, एनोड बोले तो नेगेटिव चार्ज। अगर ये इसके अंदर प्रेजेंट हो आपका ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि वाट आर हैपन, है ना, वाट आर द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रो। अच्छा ये तो बताएं अभी आपको कि अगर क्या प्रोडक्ट, अगर हम इलेक्ट्रोलाइसिस किसका करें, वाटर का लेते हैं। हमने क्या क्या प्रोडक्ट बताया, बताओ अभी फिर से, पहले आप खुद से लिखो, फिर यहाँ पे या खुद से, चलो मेरे बताने से पहले आप ऑप्शन बताएंगे, ठीक है। इसका क्या होता है, ऑक्सीजन एंड हमने क्या बताया दूसरा, हाइड्रोजन। तो ये दो चीज़ में ये ब्रेक हो जाता है अगर इलेक्ट्रोलाइसिस करें किसका, वाटर का। ये एनसीईआरटी का ही लाइन है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन ठीक है लेकिन नाइट्रोजन नहीं होगा, ऑक्सीजन ठीक है कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होगा, हाइड्रोजन ठीक है कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं होगा, क्या होगा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो आपका ऑप्शन नंबर इसका है ए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। देखो अभी ऑलरेडी हमने आपको स्टार्टिंग में डिस्कस किया, बताओ पॉजिटिव चार्ज को क्या बोल रहे थे, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोले थे अभी, पॉजिटिव चार्ज को बोलते हैं एनोड, है ना। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैथोड। तो यहाँ पूछा कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड को हम क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 10 भी बहुत ही आसान है, ये भी ऑलरेडी आपको मैं अभी बता चुका हूँ। तो ये क्या है, द नेगेटिव चार्ज एनोड। अब उस वक्त पॉजिटिव पूछ लिया है, अब क्या पूछा भाई साहब ने, नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव चार्ज ऑफ नेगेटिव चार्ज एनोड को हम क्या बोलते हैं बताइए, कैथोड बोलते हैं, कैथोड। तो आपको याद रखना है कि देखो यहाँ पे एक बार लिख दूँ मैं, जो पॉजिटिव चार्ज होता है एंड जो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज को हम क्या बोलते हैं बताओ, एनोड बोलते हैं। और नेगेटिव चार्ज को क्या बोलते हैं, कैथोड बोलते हैं। बच्चे यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं, मैं आपका थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन दूर कर दूँ कि एनोड कब लेंगे, कैथोड कब लेंगे, थोड़ा सा ना, थोड़ा सा आपका मैं आपको चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करूँ। यहाँ पे देखो A4 क्या होता है, ए अगर एनोड का मैं बस ए अगर निकाल लो, यहाँ से ए निकालो तो ए का मतलब क्या लिखते हो, ऐड लिख सकते हो। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैसा होगा, एनोड होगा। इसमें आप कंफ्यूज कभी करोगे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, कि नेगेटिव चार्ज के बदले कभी एनोड लगा देते हैं, कभी कैथोड, मतलब कंफ्यूज रहते हैं। तो सिंपल सा आप एनोड से याद रखो, A4 याद होगा। मैं यहाँ पे एक वर्ड लिख दूँ, इसमें से यहाँ पे ए को निकाल लो आप। तो A4 क्या होता है, एडिशन होता है, ऐड। ऐड मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो यहाँ से आप क्या कर लो कि जो आपका एनोड है, एनोड, तो एनोड आपका कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा, और ये भी लॉजिक जो है थोड़ा सा आपको मजा आया होगा, ठीक, कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा इससे।
क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। द प्रोसेस, सिंपल से भी डिफिनेशन ही क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। द प्रोसेस इन विच मेटल, है ना, प्रोसेस का नाम बताओ जिसमें कि मेटल इज कोटेड, मेटल को क्या किया जाए, कोटेड किया जाए विथ अनदर मेटल। तो सपोज कि आपका कोई एक मेटल है, ये है ना, ये क्या है आपका कोई मेटल है, अब इसको कोटेड किया जा रहा है दूसरे मेटल से। तो इस प्रोसेस का आपका नाम पूछा, बताओ इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं। तो क्या कहते हैं इस प्रोसेस को, बताइए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है। तो इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। और अभी इलेक्ट्रोलाइसिस हमने बता दिया, ब्रेक डाउन करना, तो इलेक्ट्रोलाइसिस हो गया। रस्टिंग क्या होता है, जो आयरन वगैरह में जो जंग वगैरह पकड़ लेता है, रस्टिंग होता है। इवापोरेशन तो आपको अच्छे लेवल पर पता होगा, मेरे से ज़्यादा अच्छे तरीके से, है ना। तो आपके जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया हुआ है, एनसीईआरटी में कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि क्रोमियम प्लेटिंग, आयरन, है ना, आयरन प्लेटिंग और सिल्वर प्लेटिंग। तो ये सारा आपको याद होना चाहिए। इसका इलेक्ट्रोप्लेटिंग एग्जाम्पल क्या क्या गिवन है एनसीईआरटी में। तो मैं आपको एक बार बस यहाँ पे लिख दूँ, बाकी आपने डिटेल ऑलरेडी पढ़ रखा होगा इसका। तो सबसे पहला है गोल्ड प्लेटिंग, इसमें दिया हुआ आपका गोल्ड प्लेटिंग, गोल्ड प्लेटिंग, ये एग्जाम्पल पता होना चाहिए। सिल्वर प्लेटिंग, प्लेटिंग, और एक है क्रोमियम प्लेटिंग, है ना, इसको मिटा दो यहाँ से। एक है क्रोमियम प्लेटिंग। अब मुझे इन तीनों का डिफरेंशियल लिख के बताएंगे, बताइए इसका मतलब तीनों में क्या डिफरेंस है। तो आपका ये होमवर्क है, इसके इस पर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे और हमें कमेंट करके बताएंगे, बताइए इसका क्या मतलब है, ठीक है। गोल्ड प्लेटिंग क्या होता है, सिल्वर प्लेटिंग क्या होता है, क्रोमियम प्लेटिंग क्या होता था। आप कमेंट ज़रूर करना इसका कि सर इसका ये तीनों, ये भी गोल्ड प्लेटिंग लिख के सारा मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें से कौन सा है जो कि एप्लीकेशन है किसका, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बताओ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का एप्लीकेशन कौन सा है इसमें से। सिंपल सा भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग है ना। तो ऑप्शन नंबर ए। 13 क्या कर, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम जो करते हैं, हमने आपको देखा कि एक मेटल ये है, ठीक, तो इसके ऊपर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं दूसरे मेटल का। जैसे कि सपोज मैं गोल्ड टाइप का कर रहा हूँ, है ना, तो इसको गोल्ड प्लेटिंग बोलेंगे, गोल्ड का प्लेटिंग करेंगे तो गोल्ड प्लेटिंग हो गया। तो ये हम क्यों करते हैं, वाई, ये कुछ है, ये चीज़ हम क्यों करते हैं, बताओ क्यों करते हैं, बताइए क्यों करते हैं। क्या कि मेक मेटल हैवियर, हम मेटल को हैवियर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, नहीं यार, उसको हैवियर हमें बनाने की क्या ज़रूरत है, ऑलरेडी मेटल हैवी ही होता है। प्रिवेंट रस्टिंग से बचाने के लिए करते हैं, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। इंक्रीज रिएक्टिविटी, नहीं, हम कभी नहीं चाहेंगे कि हमारा मेटल का रिएक्टिविटी इंक्रीज हो, जल्द से जल्द रिएक्शन करे और वो ख़राब हो जाए। हम हमेशा चाहेंगे कि उसका रिएक्टिविटी क्या हो, डिक्रीज हो। क्या रिमूव कंडक्टिविटी, नहीं, इस इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने को आपका कंडक्टिविटी में कोई असर ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो सिंपल सा होता है, हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करते हैं कि उसको आप किससे बचा सको, रस्टिंग से उसे बचा सको, प्रिवेंट करने के लिए करते हैं ना, इतना मेहनत करते हैं उसको प्रिवेंट करने के, ताकि वो रस्टिंग वगैरह ना हो। 14 क्या कह रहा है कि विच मेटल इज़ कॉमनली यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन, है ना, इलेक्ट्रोप्लेटिंग आयरन के लिए हम कौन सा मेटल यूज़ करते हैं। ये भी आपको शायद एनसीईआरटी का ही एग्जांपल है ना, एनसीईआरटी में आप जब बुक पढ़ेंगे आप तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा ये भी। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग जो करते हैं आयरन के लिए स्पेशली पूछा गया है कि कौन सा इसमें मेटल यूज़ करते हैं, कौन सा मेटल का, कौन मेटल का नाम बताओ जो यूज किया जाता है इसके प्लेटिंग के लिए, आयरन के प्लेटिंग के लिए। क्या आयरन में हम कॉपर का प्लेटिंग करते हैं, नहीं करते हैं। अल्युमिनियम लीड इसका नहीं करते हम। आयरन में जो करते हैं वो जिंक का प्लेटिंग करते हैं। देखो ये भी आपका एनसीईआरटी का ही है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, एनसीईआरटी आप जरूर रीड करें, एक बार अच्छे से पढ़िए और आपका सारा क्वेश्चन बन जाएगा, मेरी इस चीज़ की गारंटी है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो तो आपके टू जेड क्वेश्चन बनेंगे और आपको मज़ा भी आएगा। तो आपको यहाँ से ये पता चल जाता है कि आपके 60 में कितने मार्क्स आ रहे हैं, तो आप कहाँ पे मतलब कि हो, कितने आपको तैयारी की ज़रूरत है, कैसी आपकी प्रिपरेशन है, आपका मतलब कि आईना आपको दिख जाता है। सो आप ट्राई करें कि एनसीईआरटी पहले पढ़ें, फिर ये लेक्चर अटेंड करें। तो 15 क्या कह रहा है कि इन इलेक्ट्रोलाइसिस द सब्सटेंस डिपोजिट एट अ कैथोड। तो सिंपल सा पूछता है कि बताओ जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम करते हैं तो कैथोड पे कौन सा सब्सटेंस डिपोजिट होता है, कैथोड पे कौन सा सब्सटेंस डिपोजिट होता है, बताओ कौन सा सब्सटेंस डिपोजिट होता है। तो आपका जो कैथोड पे डिपोजिट होता है वो आपका क्या होता है, मेटल होता है, और एनोड पे क्या होता है, नॉन मेटल होता है ना। तो आप एनोड पे क्या होता है, देखो इसमें मैं आपको एक बार लिख दूँ क्या, हाँ चलो लिख ही देता हूँ। जो आपका जो एनोड पे होता है और कैथोड, दो ही चीज़ है। और एनोड बोले तो आपका कैसा चार्ज हो जाता है, एनोड पर एड पर पॉजिटिव चार्ज। जो आपका एनोड होता है, एनोड में आपका कौन सा, किस टाइप का मेटल डिपॉजिट होता है, क्या गैस डिपॉजिट होता है या आपका नॉन मेटल होता है। तो एनोड पे आपको होता है नॉन मेटल,
लेकिन आपका कैथोड में हमेशा न हमेशा क्या होता है, मेटल। ठीक, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, आपसे सिंपल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है इससे भी। एप्लीकेशन बेस्ड पे देखते हैं कुछ क्वेश्चन। तो ये क्या कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है 16 कि वाई इज़ क्रोमियम यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग, हम क्रोमियम को क्यों यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए, वाई। इट इज़ अ गुड कंडक्टर, क्यों गुड कंडक्टर इस वजह से नहीं भाई, मुझे इससे इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए कंडक्टिविटी का कोई मसला ही नहीं है, बस उसको हम यूज़ क्यों करते हैं ताकि आपका कोलिजन वगैरह से बचे। ठीक है, इसी से करते हैं। इट इज़ शाइनी एंड रेसिस्ट कोलिजन, हाँ क्योंकि देखो बात कोलिजन के आ गई ना, रस्टिंग के आ गई, तो ये में भी हो सकता है। इट रिएक्ट विद आयरन, क्यों आयरन से रिएक्ट करता है इस वजह से नहीं भाई, रिएक्शन को बचाने के लिए हम यूज़ करते हैं ना। इट इज़ चीपर देन आयरन, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये सिंपल इसको हम यूज़ करते हैं कि ये आप ताकि इट इज़ शाइनी होता है, वो क्रोमियम कैसा होता है, चमकदार होता है, और ये रेसिस्ट करता है कोलिजन को, तो कोलिजन को बचाने के लिए हम, रेस्टिंग को बचाने के लिए हम कभी भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग उसी वजह से करते हैं। गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज, आप सिंपल से पूछा बताओ गोल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहाँ पे कौन से इसमें यूज़ होता है, क्या वो आयरन शीट में यूज़ करते हैं क्या, नहीं। अब दो गोल्ड वगैरह कहाँ पे मिलता है आपको, क्या वुडन फर्नीचर में गोल्ड मिलेगा आपको, पेपर में गोल्ड मिलेगा नहीं, ज्वेलरी में मिलता है। तो गोल्ड प्लेटिंग जो होता है वो कहाँ यूज होता है, ज्वेलरी में। देखो यार कितना आसान क्वेश्चन सब है ना, इसमें आपको क्या करना, बस एनसीईआरटी पढ़ लीजिए एक बार, आप एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद क्या कीजिए, आके मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए, तो आप देखिएगा आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। अगर ना बना तो मुझे बताइए, मैं आपके लिए एनसीईआरटी भी पढ़ दूंगा, क्या दिक्कत है, एनसीईआरटी भी पढ़ा दूंगा। अच्छा वैसे भी मैं आपके लिए बहुत जल्द, मतलब ये जैसे ये सीरीज आपका कंप्लीट होता है, मैं जस्ट वन शॉट लेकर आऊँगा हर चैप्टर का, और आपको वहाँ पे A to Z डिस्कस होगा, मतलब A to Z डिस्कशन होगा, सारे के सारे कॉन्सेप्ट, और वहाँ पे भी मैं आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर इसलिए अगर आपने अब तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी आपके लिए वन शॉट लेक्चर आए, PYQ लेक्चर, मैं PYQ भी लेकर आने वाला हूँ। ठीक है, तो जब भी आपके लिए PYQ आए, वन शॉट आए, तो आप सब्सक्राइब कर रखें ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ठीक, तो ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं क्या कह रहा है कि विच मेटल इज़, मेटल का नाम पूछा है, इलेक्ट्रोप्लेटेड ऑन टू आयरन टू प्रिवेंट रस्टिंग। आप पूछ रहा है कि आयरन पे कौन सा मेटल को हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो आयरन पे कौन सा मेटल करते हैं बताइए। क्या उसमें आप आयरन पे क्या डायरेक्ट आप गोल्ड लगा देंगे, नहीं यार गोल्ड क्यों लगाऊंगा मैं उस पर। तो हमने देखा कि आयरन पे कौन सा प्लेट, कॉपर भी नहीं लगाते हैं, इस पर हम कौन सा लगाते हैं, जिंक लगाते हैं। देखो क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं यार, आप अब PYQ आप उठा के देखें ना, PYQ उठाइए और वहाँ पे पढ़िए, आप देखिए PYQ कैसे आता है, बस यही सब, ये एनसीईआरटी में यही है, और एनसीईआरटी से बाहर से आपके क्वेश्चन नहीं आते हैं। हाँ लॉजिकल आते हैं, थोड़ा सा इसको घुमा कर टिल्ट करके पूछेगा, लेकिन आपको उसके लिए क्या क्लियर होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आपसे चाहे कितना घुमा दे भाई, चाहे वो कितना घुमा दे, आपको आंसर तो मिल ही जाएगा। लेकिन अब इसीलिए जब भी आप, मैं हमेशा कहता हूँ कि आप कभी भी किसी कंपटीशन की तैयारी करें तो उसके लिए आपको क्या करना है कि आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। अगर आपका कॉन्सेप्ट अच्छा लेवल का हो, अगर कॉन्सेप्ट आपने बिल्ड कर दिया अच्छे लेवल तक, तो आपका क्वेश्चन कभी गलत हो ही नहीं सकता। क्योंकि जो क्वेश्चन आप कभी भी आते हैं ना किसी भी एग्जाम में, तो भाई UPSC BPSC के तो हम दे नहीं रहेंगे भाई, कहीं से भी कुछ भी पूछ लो। हमारा तो नॉर्मल से एग्जाम है और हमारा सिलेबस डिसाइडेड है, तो उस सिलेबस से वो बाहर नहीं पूछ सकता है। इवन कि हमारा तो टॉपिक भी डिसाइड है ना, सिलेबस तो सिलेबस, वो टॉपिक से भी बाहर नहीं पूछ सकते हैं। इसीलिए आप क्या करें, हर टॉपिक पर आप कॉन्सेप्ट उसका क्लियर करें, बिल्डअप करें अच्छे लेवल का, ताकि आपसे क्वेश्चन अगर आए तो उससे आप इजीली सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो कोई टेंशन नहीं लेने को है, बस टेंशन देने को है, किसको, एग्जामिनर को। भाई मैंने इतने हार्ड क्वेश्चन बना रखे थे कि कैसे कैसे बच्चे आ गए हैं कि इसने सारा क्वेश्चन सही कर दिया, तो उससे टेंशन सोचने पर मजबूर हो जाएगा कि आगे कौन बच्चा कहाँ से पढ़ा है, किससे पढ़ा है, उसे पता होना चाहिए। आप CCA से पढ़ रहे हो है ना, तो यार अगर देखो एग्ज़ाम के बाद मुझे ज़रूर कमेंट करना, अगर आप लेक्चर अच्छे से देखते हो, आपको क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व होंगे, तो एग्ज़ाम के बाद ज़रूर कमेंट आगे करना, सर आपने जो पढ़ाया उसी से क्वेश्चन आया है ना या ना आया, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना एग्ज़ाम के बाद। तो अभी अगर मेरे चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब तो पहले कर लीजिए, ताकि मैं आपके लिए क्या लेके आने वाला हूँ, वन शॉट लेके आने वाला हूँ और PYQ लेके आने वाला हूँ। फिलहाल तो यही आएगा, अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। किसी स्पेशल टॉपिक पे, सर मुझे ये टॉपिक समझ ही नहीं आता है, वो भी मुझे आप कमेंट कर दीजिए, मैं उसके लिए भी आपके लिए लेक्चर लेके आऊँगा। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। सिल्वर इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू मेक, अब देखो सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम क्यों करते हैं बताओ, सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्यों करेंगे। आयरन शीट स्ट्रॉन्गर, क्यों आयरन शीट को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, क्या इस चीज़ की क्या ज़रूरत है। कॉपर को मोर रिएक्टिव, हमने कब बताया भाई, इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब होता है आपको रिएक्टिंग से बचाने के लिए करते हैं, ना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग को बढ़ाने के लिए। रिएक्टिविटी बढ़ाते नहीं है, इसमें क्या करते हैं, घटाते हैं।
जिंक मोर ड्यूरेबल, क्या जिंक मोर ड्यूरेबल इस वजह से, इससे यार जिंक का क्या ही मसला है, सिंपल सा इसको अट्रैक्टिव दिखे इस वजह से हम सिल्वर का इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं। इसका ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए। 20 क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मेन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आप पूछ रहा है कि मेन एडवांटेज तो बहुत सारा है, तो इसमें से आपका सबसे स्पेशल मेन एडवांटेज पूछा, बताओ कि मेन रीज़न क्या है जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम करते हैं, क्यों करते हैं, वाई। तो सिंपल सा ये क्यों करते हैं, क्या डिक्रीजिंग कोस्ट को हम डिक्रीज करने के लिए, नहीं है, ऐसा कुछ रीज़न नहीं है कोस्ट से। इवन कि जब इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला आप सब्सटेंस लोगे तो आपको कोस्ट इंक्रीज ही मिलेगा ना कि डिक्रीज मिलेगा, तो ऐसा ये तो होगा नहीं। मैक मेटल वीकर, क्या मेटल का वीक यार वीक और स्ट्रॉन्ग क्यों बना हुआ था, ऑलरेडी बना हुआ है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का पतला सा लेयर होता है, उससे क्या ही किसी चीज़ को स्ट्रॉन्ग बना दो या क्या ही वीक बना दो, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। और उससे क्या है आप उसका वेट बढ़ा दो या घटा दो, ये सारा चीज़ नहीं होते हैं। सिंपल सा इसको हमने कई बार बताया, वो प्रिवेंट किसके लिए, क्रोजन के लिए प्रिवेंट, वो अच्छा दिखे, उसका अपीयरेंस मतलब अच्छे शाइनिंग हो, उसके अंदर शाइनिंग आ जाए, चमकदार दिखे। जैसे आप जाते हो यार दुकान वगैरह देखते हो इलेक्ट्रोप्लेटिंग का गोल्ड टाइप का जो आपको आयरन झुमका ये सब मिलता है, तो क्यों मिलता है, क्यों चमकीला, क्योंकि उसमें वो उस टाइप का इलेक्ट्रोप्लेटिंग किया हुआ होता है। क्या वो रियल में गोल्ड होता है, नहीं वो, लेकिन वो दिखता है एकदम गोल्ड टाइप का, कलरफुल एकदम ज़बरदस्त, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर लिया गया होता था। और एक तो उसका सबसे पहले अपीयरेंस अच्छा दिखता है, और वो क्या होता है कोलिजन से बच जाता है। तो ये दो रीज़न होता है मेन, है ना, मेन आपका कैसे कितने रीज़न होते हैं, दो रीज़न होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर बी। 21 चलिए देखते हैं क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज अ कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसमें से पूछा है कि बताओ इसमें से कौन सा कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, क्या डिस्टिल वाटर है। देखो डिस्टिल वाटर देख के बच्चे कभी सिर्फ अगर वाटर दे दे तो वो तो है भाई, लेकिन आपका डिस्टिल वाटर दे दे तो वो नहीं है। ऑलरेडी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आयंस नहीं होते हैं, आयंस इसके अंदर ख़त्म हो चुका है, इस वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है। तो आपका तो ये होगा नहीं। अल्कोहल तो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि अल्कोहल में भी कोई आयंस वगैरह नहीं होते, तो ये भी नहीं होगा। शुगर सॉल्यूशन या विनेगर सॉल्यूशन, इन दोनों में जो बेस्ट ऑप्शन आपका है ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी में होता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, शुगर सॉल्यूशन में भी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट। तो इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट क्या बताए थे, बताइए। इलेक्ट्रिक करेंट का कल या परसों के लेक्चर में इलेक्ट्रिक करेंट का हमने आपको यूनिट बताया था, तो बताओ इलेक्ट्रिक करेंट का यूनिट क्या था, क्या था भाई, एम्पेयर था ना। तो इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पेयर है। ओम किसका यूनिट है बताओ, वोल्ट किसका है, और जूल किसका है, ये ऑलरेडी सारा का सारा हमने डिस्कस कर रखा है। तो 22 भी आपका होमवर्क है, आप इस कमेंट कीजिए 22 का ए क्या होगा, एंड 22 का बी क्या होगा, और 22 का डी नंबर क्या होगा, ये हमें कमेंट करके बताएं आप, क्योंकि हमने ऑलरेडी सारा ओम किसका, वोल्ट किसका, जूल किसका, सारा तो ए टू जेड आपका जो आंसर, अगर आप ये लेक्चर कर लेते हो ना, मेरी 110% की क्या पूरा 100% की गारंटी है कि आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा, एक भी क्वेश्चन की मैं गारंटी लेता हूँ इससे बाहर नहीं आएगा। बस आप इतना सारा लेक्चर हर चैप्टर का जो 50 से 60 क्वेश्चन मैं करवाता हूँ उससे आप अच्छे तरीके से बस अटेंड कर लो और जाकर अपना क्वेश्चन सॉल्व करो। PYQ करना नेसेसरी है, NCERT पढ़ना ज़रूरी है। अगर वो इतने कर लेते हो और मेरा लेक्चर अटेंड कर लेते हो तो गारंटी है मेरी कि आपकी एक भी क्वेश्चन चाहे वो कितना ही घुमा दे, मैं आपके लिए PYQ लेकर आऊँगा ना, देखना मिला ना खुद आप कि यार कि क्या मैंने जो कराया क्या कुछ फालतू कराया हूँ, नहीं कुछ भी फालतू नहीं करवाया हूँ, जो आपकी ज़रूरत की चीज़ है बस मैं वही करवाया हूँ। ठीक, इसी खुशी में यार लाइक तो बनता है, तो मेरे चैनल को आप जरूर लाइक कर दें, है ना लेक्चर को। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, वाट हैपन, क्या होता है, व्हेन इलेक्ट्रिक करेंट पासिस थ्रू द सॉल्यूशन, जब इलेक्ट्रिक करेंट किसी भी सॉल्यूशन से पास होता है तो उस वक्त क्या होता है, बताओ क्या होता है। क्या हीट जनरेट होने लगता है उस वक्त, क्या ऐसा होता है, नहीं यार हीट से क्या लेना देना। द केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, केमिकल रिएक्शन होने लगता है, हो सकता है। लाइट इमिटिंग, क्या लाइट जब आप इलेक्ट्रिक करंटों को पास करते हो क्या वहाँ पे लाइट देने लगता है, या नथिंग, कुछ नहीं हो, कुछ ना कुछ तो होगा यार, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ ना हो, कुछ ना कुछ तो ज़रूर होगा, है ना। आए और जाए तो कोई इंसान आए आपकी ज़िंदगी में फिर वो चला जाए तो कुछ ना कुछ तो होगा, ऐसा तो नहीं कि ना होगा, तो होता ज़रूर है। तो ये तो ऑप्शन नंबर डी होगा नहीं, ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो इसका क्या होता है, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस, जब भी आपका इलेक्ट्रिक करंट पास हो किसी भी सॉल्यूशन, जैसे आपका ये सॉल्यूशन है, सपोज ये आपका सॉल्यूशन है, तो यहाँ आपने क्या किया, एक वायर दिया और इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आपने पास करवाया, तो जब यहाँ आया और ये गया तो यहाँ पे कुछ ना कुछ रिएक्शन होगा। तो इसके अंदर यहाँ पे एक रिएक्शन होते हैं जिसको हम क्या, कौन सा रिएक्शन कहते हैं, केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस से है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, विच मेटल इज यूज फॉर इलेक्ट्रोप्लेटिंग फूड कैंस। हाँ ना, फूड कैंस वगैरह आप देखते हो जब आप लाते हो कुछ कुछ खाने पीने का तो वहाँ पे आपको उसको कवर करके देता है,
तो वो भी इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही एक हिसाब से पूछ रहा है कि वो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या हुआ होता है, वो कौन से मेटल से होता है, किस चीज़ से क्या होता हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो किसका क्या होता है उसके अंदर बताइए। क्या वो गोल्ड से आपको इलेक्ट्रोप्लेट, तब तो यार हम लोग खाली फूड ही खाएंगे यार, फूड कैन ही से लेंगे हम। फूड कैन जो होता है उसमें कौन सा इलेक्ट्रोप्लेटिंग होता है बताओ। क्या गोल्ड का होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग फूड कैन से में? अगर ऐसा होता हो तो भाई मुझे भी ला देना भाई गोल्ड, क्या दिक्कत है फिर। तो उसके अंदर सिंपल सा क्वेश्चन ये, उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग टीन का क्या हुआ होता है ना, फूड कैंस वगैरह में। 25 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, तो क्या होमवर्क दे दूँ। देखो क्वेश्चन क्या है, द प्रेजेंस ऑफ विच सब्सटेंस इन वाटर मेक अ गुड कंडक्टर। हाँ ये डिस्कस हमने ऑलरेडी कर रखा है। आई होप कि आपको खुद से सॉल्व करना चाहिए। चलिए ये भी आपका होमवर्क है, बता ही दो चलो। देखो द प्रेजेंस ऑफ सब्सटेंस इन विच वाटर, जो कौन सा सब्सटेंस प्रेजेंट होता है वाटर में जो कि आपको क्या देता है, गुड कंडक्टर बना दे। तो शुगर, अल्कोहल ये सब कुछ नहीं होता, साल्ट होता है। साल्ट क्यों होता है, क्योंकि साल्ट का फॉर्मूला क्या होता है, NaCl। NaCl। अब जब NaCl को अगर ब्रेक कर दो तो ये ब्रेक आयन में इसका ब्रेक होता है Na+Cl-। तो ये इसके अंदर क्या आ गया, ये भी आपके पॉजिटिव आयन, ये आपके नेगेटिव आयन। तो हमने आपको क्या बताया कि आप वाटर में किसी भी चीज़ में, खुद खास तौर पे वाटर में या किसी भी चीज़ में अगर करेंट अगर लग रहा हो, करेंट आ रहा हो, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रहा हो, तो वहाँ पे आयंस का होना लाजमी है ना। आयंस, अगर आयंस ना हो तो वहाँ पे आपका करेंट जनरेट नहीं होगा। तो वो अल्कोहल, आयल एंड इस समय ऐसा कुछ नहीं होता है। तो इसलिए आपका इसका हो जाएगा आंसर नंबर तो ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका आंसर है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज इतना ही रखते हैं यार। देखो हम लास्ट चैप्टर में पहुंच चुके हैं अपने मास्टरिंग इन NCERT के। तो अब बस आप इसके बाद आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड होगा इस सीरीज़ का। ये इसके बाद आपको क्या करेंगे, हम PYQ का सॉल्यूशन देंगे साइंस का खास तौर पे। अगर आपको मैथ्स का चाहिए तो भी मुझे मैसेज करें, कमेंट करें। और आपके लिए 1 सर सोच रहा हूँ लेके आने के लिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या नहीं तो आप मेरे से इंस्टा पे बात कर सकते हैं, जिसका आईडी है, मेरा आईडी है Qadir QUADIR 374। तो ये मेरा इंस्टा आईडी है, आप मुझे यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। आप वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं ना, पर्सनल कोई बात हो, कोई भी चीज़ आपको चाहिए, कोई मतलब होता है ना इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी चीज़ की, जामिया से रिलेटेड, EMU से रिलेटेड, या आपके पेपर से रिलेटेड, क्वेश्चन से रिलेटेड, या आपको कुछ ऐसा क्वेश्चन करते हो जो आपसे नहीं बन रहे हैं, तो आप मुझे वो वहाँ पे सेंड कर सकते हो। तो सेंड करने में मैं आपको वहाँ पे आपको सॉल्यूशन बताऊँगा ज़रूर, क्वेश्चन को ट्राई करूँगा और मैं बता ही दूँगा इंशाल्लाह। तो मैं आपको वहाँ पे सॉल्यूशन बताऊँगा सारा। आपको कोई भी डाउट हो मैं आपको वहाँ पे क्लियर करने का फुल्ली तरीके से कोशिश करूँगा। तो आई होप कि आपको लेक्चर देखने में बहुत मज़ा आ रहा होगा। तो अगर लेक्चर देखने में अच्छा लगता हो तो यार आपको क्या करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हो तो आप क्या करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। सर ने अच्छा पढ़ा है, अपने दोस्तों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मैं PYQ जो 1 शॉट लिखा हूँ ये सारा नोटिफिकेशन आ सके। सिंपल सी बात है यार, आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आएगा, नहीं करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएंगे आप। तो अब तो टाइम ज़्यादा है नहीं, अब मेहनत कीजिए अच्छे से, है ना। मेहनत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आपको करना बस क्या है, करना ज़्यादा कुछ नहीं है, NCERT पढ़िए, NCERT पढ़िए बस। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप NCERT पर मेरा लेक्चर अटेंड कीजिए। लेक्चर के बाद आप PYQ को, अगर PYQ अगर अब तक आपने नहीं भी किया है तो मैं आपके लिए PYQ सीरीज़ लेकर आने वाला हूँ। कब से कब तक का लेकर आऊँगा, 2016 से लेके 2024 तक का मैं PYQ करवाऊँगा। और इसमें भी आपको A to Z, है ना, जितने भी क्वेश्चन होते हैं सारे क्वेश्चन का मैं सिर्फ ये ऑप्शन नहीं बताऊँगा भाई, A का B, 2 का 3, 4 का D, ऐसा नहीं बताऊँगा। मैं आपको ये बताऊँगा A क्यों नहीं है, B क्यों है, C क्यों नहीं है, D क्यों नहीं है। तो इसमें मैं सिंपल सा बात है, इसमें ऑपरेशन करूँगा, ऑपरेशन PYQ, है ना, PYQ का ऑपरेशन होगा इसमें अच्छे लेवल का। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय। मज़े रहें, मज़े में रहें, खुश रहें, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।